से रात की ठंडी हवा बह रही थी। पूरा आंगन चांदनी में डूबा हुआ था, जैसे सितारों ने जमीन पर भी अपना जादू बिखेर दिया हो। हवेली के एक कोने में वो कमरा जहां आज एक नई दुल्हन को उसके शौहर के साथ पहली बार एकांत मिलना था, गुलाब और चमेली की महक से महक रहा था। कमरे की हर दीवार पर रेशमी पर्दे लटके थे और फर्श पर फैली गुलाब की पंखुड़ियां हर कदम पर किसी रहस्य की तरह बिछी थीं। ज़यान का कमरा आज एक महकता हुआ सपना लग रहा था। लियाना को धीरे धीरे उस कमरे तक लाया गया। उसके सिर पर दुपट्टा था, हाथों की मेहंदी अब तक रंग पकड़े थी और नाक में वो नथ पड़ी थी जो निकाह की शाम उसकी माँ की यादों को समेटे उसके चेहरे पर सजाई गई थी। कमरे में दाखिल होते ही ज़यान की माँ मरियम बेगम उसके पास आईं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जिसमें अपनापन भी था और एक गहरी समझ भी। लियाना बेटा, उन्होंने उसकी कांपती हथेलियां थाम ली, मैं जानती हूँ कि आज की रात सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक जज्बात है। एक डर भी है और उम्मीद भी। मैं ये नहीं कहती कि तुम आज ही इस रिश्ते को पूरी तरह अपना लो, लेकिन कोशिश करना इसे समझने की, इसे महसूस करने की। लियाना की आंखों में हल्की नमी थी। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसका चेहरा गुलाब से भी ज्यादा सुर्ख हो चुका था। वो कुछ कह नहीं सकी, बस नजरें नीची कर लीं। मरियम बेगम ने उसके सिर पर हाथ फेरा, फिर कहा, एक रस्म होती है बेटा। पहली रात, जब शौहर अपनी बीवी की नथ उतारता है, वो सिर्फ एक जेवर नहीं, बल्कि एक वादा होता है इज्जत, मोहब्बत और हमसफर बनने का। मैं चाहती हूँ कि ज़यान ये रस्म पूरी करे, सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी। इतना कहकर उन्होंने लियाना को ज़यान के पलंग पर बैठा दिया। बिस्तर रेशमी चादरों और गुलाब के हारों से सजा था। मोमबत्तियां चारों तरफ जल रही थीं, जैसे हर लौ किसी दिल की धड़कन का बयान दे रही हो। मरियम बेगम कमरे से बाहर चली गईं। कुछ ही पलों में ज़यान कमरे में दाखिल हुआ। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में एक धीमा जज्बा तैर रहा था। उसने अपनी माँ से हुई बातचीत को याद करते हुए कहा, अम्मी ने कहा, एक रस्म है, मैं निभा दूंगा। उसकी नज़र सीधी लियाना पर पड़ी। वो पलंग के किनारे बैठी थी, दोनों हाथ आपस में भींचे हुए, जैसे अपनी ही हथेलियों से खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। उसकी पलकों के नीचे छुपी घबराहट जाहिर हो रही थी। उसकी सांसें भी कांप रही थीं। ज़यान कुछ पल खामोश रहा, फिर धीमे धीमे उसके पास आया। तुम घबराओ मत, उसने कहा, मैं जानता हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। उसने एक कुर्सी खींचकर उसके सामने रखी और बैठ गया। ये नाथ तुमने खुद पहनी थी? ज़यान ने पूछा, उसकी आंखें उस नथ पर टिकी थीं। लियाना ने हल्के में सिर हिला दिया। निकाह के वक्त अम्मी ने कहा था, शादी के बिना नाथ अधूरी होती है। ज़यान के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी, लेकिन वो मुस्कान एक गहरे भाव में छिप गई। वह धीरे धीरे अपनी जगह से उठा और लियाना के सामने झुक गया। उसकी उंगलियां कांपती हुई उस नथ की ओर बढ़ीं। उसके हाथ बेहद नरमी से लियाना की नाक के पास पहुंचे, जैसे कोई गुलाब की पंखुड़ी को छू रहा हो। लियाना की पलकें झुक गईं, सांसें ठहरने लगीं। उसके गालों की गर्माहट मोमबत्ती की लौ जैसी लग रही थी। ज़यान ने धीरे से नथ को उतारा। एक पल के लिए दोनों के बीच सब कुछ ठहर गया। वो नथ अब ज़यान की हथेलियों में थी, एक छोटी सी चीज, लेकिन इतनी भारी कि उसकी था शायद कोई रिश्ता भी नहीं ले पाए। ये नाथ सिर्फ एक रस्म नहीं थी, लियाना, ज़यान ने धीमे से कहा। ये एक जिम्मेदारी थी जो मैंने अपने दिल से उठाई है। लियाना ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसमें गुस्सा नहीं था, जबरदस्ती नहीं थी, बस एक मौन वादा था। तुम मेरे लिए कोई मजबूरी नहीं हो, ज़यान ने कहा, तुम मेरे लिए एक वादा हो, तुम्हारे अब्बू से किया गया एक अहद, जिसे मैं हर हाल में निभूंगा। लियाना की आंखों से दो मोती गिरे, शायद डर के नहीं, बल्कि उस विश्वास के जो पहली बार उसे किसी मर्द की बातों में महसूस हुआ। ज़यान ने नथ को एक छोटी सी मखमली डिबिया में रखा और कहा, जब तुम चाहो, जब तुम तैयार हो, तब तुम मेरे पास आना। मैं इंतजार करूंगा, बिना किसी शर्त के। कमरे में फिर खामोशी छा गई।
पर अब वो खामोशी बोझिल नहीं थी, उसमें एक भरोसे की खुशबू थी जो गुलाब और चमेली से कहीं ज्यादा गहरी थी। रात बाहर आसमान पर फैल रही थी, लेकिन कमरे के अंदर मोहब्बत की पहली सी किरण दस्तक दे चुकी थी। ज़यान ने जब लियाना की नथ उतारी थी तो उसके अंदर कुछ बदल गया था, नर्म, सच्चा और समझदार। पर उस रात उसने मोहब्बत से ज्यादा एक जिम्मेदारी पूरी की थी। नथ उतारने के बाद वो धीरे से उठ खड़ा हुआ। लियाना अब भी हल्की सांसों के साथ बैठी थी, उसकी आंखों में झिझक और माथे पर सवाल। आप बेड पर सो जाए, ज़यान ने धीमे स्वर में कहा। मैं सोफे पर सो जाऊंगा। लियाना ने कुछ कहने की कोशिश नहीं की, वो बस उसकी आंखों में देखती रही, फिर धीरे से तकिए पर सिर रख लिया। उसने कमरे की छोटी सी लाइट जला दी ताकि अंधेरे से उसका डर थोड़ा कम हो सके, और फिर चादर में लिपटकर सो गई। पर ज़यान, जो सोफे पर लेट गया था, सो नहीं रहा था। उसकी निगाहें बार बार लियाना की तरफ चली जातीं। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा और भी मासूम लग रहा था। उसके बाल उसके गालों पर बिखरे हुए थे और उसकी सांसें धीमी धीमी चल रही थीं। एक अजीब सी शांति थी उस लम्हे में, जैसे कोई अनकहा रिश्ता दोनों के बीच सांस ले रहा हो। ज़यान बस उसे देखता रहा सारी रात। रात गुजर गई। सुबह के 5 बजते ही कमरे के बाहर हल्की सी दस्तक हुई। ठक ठक, लियाना हल्की आवाज से जाग गई। ज़यान फौरन उठ बैठा। कौन हो सकता है सुबह सुबह, उसने खुद से कहा। ज़यान खिड़की की ओर बढ़ा और पर्दा थोड़ा सरकाया। बाहर उसकी बुआ और अम्मी जान खड़ी थीं। लियाना उठकर दरवाज़ा खोलने जा ही रही थी कि ज़यान ने उसका हाथ थाम लिया। रुकिए, उसने फौरन कहा। लियाना चौंकी। आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? ज़यान ने बिना जवाब दिए अपनी उंगली की नोक से थोड़ा सा खून निकाला। लियाना उसकी हरकतें हैरानी से देखती रही। ज़यान ने वो खून सफ़ेद चादर पर टपका दिया। बस 2-3 बूंदें, इतना ही काफ़ी था। लियाना अवाक रह गई। ज़यान, ये सब कभी कभी सच्चाई से पहले झूठ का सहारा लेना पड़ता है, उसने गहरी आवाज़ में कहा। कुछ लोगों को वही दिखाना पड़ता है जो वो देखना चाहते हैं, वरना ये रिश्ता सांस लेने से पहले दम तोड़ देगा। इतना कहकर ज़यान बालकनी की ओर से कमरे से निकल गया। शायद जिम की ओर चला गया था, जैसे रोज की तरह। लियाना अब भी वहीं खड़ी थी, जैसे किसी साजिश की गवाही दे रही हो। अब फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक, लियाना ने खुद को संभाला और जाकर दरवाज़ा खोला। बुआ बिना कुछ बोले सीधी कमरे में दाखिल हुईं। उनकी नज़रें तेज थीं, जैसे किसी और मकसद से आई हों। उनकी आंखें सीधे बिस्तर पर गईं, जहां सफ़ेद चादर पर खून की छोटी सी बूंदें थीं। उनका चेहरा एक पल को सख्त हुआ, फिर नर्म पड़ गया। बुआ को भरोसा था कि ज़यान ने ये शादी सिर्फ एक वादे को निभाने के लिए की है, दिल से नहीं। उन्हें लगता था कि धीरे धीरे वो लियाना को खुद से दूर कर देगा और फिर किसी बहाने से तलाक दे देगा। पर बिस्तर पर खून देखकर उनकी सोच डगमगा गई। शायद दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया है, उन्होंने मन ही मन कहा। अब कोई सवाल करने की जरूरत नहीं थी। पीछे से मरियम बेगम की आवाज़ आई, जो कपड़े हाथ में लिए खड़ी थीं। लियाना बेटा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये लो कपड़े। आज तुम्हारी पहली रसोई है। जल्दी से तैयार हो जाओ। सारा खानदान नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लियाना ने कपड़े थामे। अब उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान थी, जो रात के डर के बाद की पहली राहत जैसी थी। बुआ कुछ नहीं बोली। उन्होंने लियाना की ओर देखा, फिर चुपचाप कमरे से निकल गईं। लियाना दरवाज़ा बंद कर अंदर लौटी। कमरे में अब सन्नाटा नहीं था, बल्कि कुछ नया था, एक नाटक, जो भावनाओं और चालाकी के बीच खेला गया था। एक शुरुआत, जो झूठ की कुछ बूंदों से सजी थी, पर शायद आने वाले दिनों में सच्चे जज्बातों से महक उठेगी। कमरे की दीवारें अब गवाह थीं उस सुबह की, जब एक पति ने पत्नी के लिए दुनिया को एक झूठ दिखाया और एक पत्नी ने बिना कुछ कहे वो झूठ स्वीकार कर लिया, शायद भरोसे की पहली ईंट रखने के लिए। और बाहर हवेली की गलियों में गुलाब और चमेली की खुशबू अब भी फैली थी, मगर इस बार उसमें एक नई कहानी बसी थी।
सुबह की नर्म रोशनी हवेली की बालकनी से छनकर अंदर आ रही थी। कमरे के कोने में रखे सोफे पर ज़ियान अब भी नींद में करवटें बदल रहा था, जबकि बिस्तर पर लियाना चादर में लिपटी हुई शांत थी। अचानक दरवाजे पर एक धीमी सी दस्तक हुई। ज़ियान की नींद उस दस्तक से टूट जाती है। वो तुरंत उठ बैठता है, आंखों में नींद की हल्की परतें अब भी बाकी थीं। उसी वक्त लियाना की भी आंख खुलती है और वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। मगर तभी ज़ियान उसका हाथ थाम लेता है। रुको, उसकी आवाज़ में एक सख्त लेकिन चिंता से भरी गंभीरता थी। क्या हुआ? लियाना ने हैरान होकर पूछा। ज़ियान बिना कुछ कहे तेजी से बिस्तर के पास गया, अपनी एक उंगली में हल्का सा कट मारा और कुछ बूंदें खून की बिस्तर की चादर पर टपका दी। इस घर में नज़रों से ज़्यादा ज़ुबानें चलती हैं। किसी को ये शक भी नहीं होना चाहिए कि हमारे बीच अभी कुछ नहीं हुआ, वो फुसफुसाया। फिर लियाना की आंखों में गहराई से झांकते हुए बोला, यहाँ हर मुस्कान के पीछे शक और हर चुप्पी के पीछे साजिश छुपी होती है। इतना कहकर वो दरवाजे की दूसरी ओर की आवाज़ सुनते हुए खिड़की से बाहर निकला और बालकनी के जंगले से होते हुए पीछे वाले गेट की ओर चला गया, जिम के रास्ते। लियाना ने खुद को संभाला और तेजी से जाकर दरवाज़ा खोला। सामने बुआ जान और अम्मी जान खड़ी थीं। अम्मी जान के हाथ में एक सजावटी थाली थी जिसमें एक बेहद खूबसूरत मेहरून रंग का अनारकली सूट और कुछ जेवर रखे थे। अम्मी जान ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये पहन लेना, आज तुम्हारी पहली रसोई है। बुआ जान ने बस हल्की सी गर्दन हिलाई और बिना कुछ कहे सीढ़ियों की ओर मुड़ गईं। अम्मी जान भी उनके पीछे पीछे नीचे चली गईं। लियाना ने धीमे से दरवाज़ा बंद किया। उसका दिल धड़क रहा था, एक अजनबी घर, अजनबी रिश्ते और अब एक रस्म जिसकी जिम्मेदारी अकेले उसी पर थी। वो सीधे वॉशरूम की ओर भागी। ठंडे पानी की धार ने उसकी उलझनों को थोड़ी राहत दी। नहाने के बाद उसने मेहरून रंग का अनारकली सूट पहना, झिलमिल करता रेशमी कपड़ा जिस पर बारीक कढ़ाई थी, सिर पर हल्का दुपट्टा रखा और आईने में खुद को देखा। कुछ पल अपनी ही आंखों में ताकती रही, जैसे खुद से हिम्मत मांग रही हो। उसने सजदे में झुककर फज्र की नमाज अदा की। हर अल्फाज में दुआ थी, या अल्लाह, आज का दिन मेरे लिए आसान बना देना। नीचे हॉल में बुआ जान और अम्मी जान बैठी थीं। लियाना जब सीढ़ियों से नीचे उतरी तो उसकी नज़ाकत और लिबास ने हर किसी की नज़र को कुछ पल के लिए रोक लिया। अम्मी जान की आंखों में मोहब्बत की चमक थी। माशा अल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो बेटा, जैसे खुदा ने फुर्सत से बनाया हो। लेकिन बुआ जान की जुबान कांटों जैसी थी। खूबसूरती अपनी जगह है, लेकिन असल खूबी तो तब दिखेगी जब रसोई में हाथ चलेगा। देखना है कुछ आता भी है या बस सज धज ही आती है। पहली रसोई का सारा नाश्ता तुम्हें अकेले ही बनाना है। लियाना का चेहरा एक पल को उतर गया, लेकिन उसने झुककर कहा, जी बुआ जान, जो आप कहें। अम्मी जान चाहकर भी कुछ नहीं कह सकी। इस वक्त घर में बुआ जान ही बड़ी थीं। रसोई में लियाना अकेली खड़ी थी। मसालों की खुशबू, बर्तनों की खनक और उसके दिल की धड़कन सब एक साथ गूंज रहे थे। उसने खुद से कहा, तुम हार नहीं मानोगी लियाना, ये तुम्हारी इज्जत की पहली परीक्षा है। उसने सूजी का हलवा बनाना शुरू किया। इलायची की खुशबू के साथ घी की सुनहरी आंच पर भूनती हुई सूजी उसकी हिम्मत का हिस्सा बन गई। साथ ही उसने आलू की टिक्की और मेथी पराठे भी बनाए। जब सब तैयार हो गया, उसने खुद ही सब कुछ ट्रे में सजाया और डाइनिंग टेबल पर रख दिया। टेबल पर चांदी की प्लेटें, मखमली कुर्सियां और उसके हाथों का पहला बनाया हुआ नाश्ता। एक सन्नाटा सबके बैठने से पहले ही छा गया। धीरे धीरे सब नीचे आए। सबसे पहले अफरोज साहब, फिर जुबैर, आतिफ और आकिब। दादा जान भारी कदमों से आए और हेड चेयर पर बैठ गए। ज़ियान, जो अब तक जिम से लौट आया था, दूसरी हेड चेयर पर आकर बैठ गया। सभी बिना कुछ बोले खाने लगे। कोई तारीफ नहीं, कोई शिकवा नहीं, सिर्फ सन्नाटा। दादा जान ने एक निवाला लिया, फिर नजरें उठाकर लियाना की तरफ देखा। ठीक है, खाने में मेहनत की बू है। ज़ियान ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हल्का सा सिर झुकाया। और फिर रस्म शुरू हुई, तोहफों की। सबसे पहले दादा जान ने एक सोने की अंगूठी थमाई। खानदान में कदम रखा है, हौसले से चलो।
आकिब ने एक इत्र का सेट दिया, सिर्फ हाथ नहीं, दिल भी महकता रहना चाहिए। आतिफ ने एक क्लासिक कुरान शरीफ भेंट की, हर जवाब उसमें मिलेगा। अम्मी जान ने एक खूबसूरत कड़े का सेट पहनाकर कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ नाम की बहू नहीं, हमारे घर की रौनक बन सकती हो। फिर बुआ जान का नंबर आया, वो चुप थीं। सबको लगा शायद कुछ नहीं देंगी, मगर आखिर में उन्होंने एक छोटा डब्बा लियाना की तरफ बढ़ाया। हमारे खानदान की औरतों को हीरे रास आते हैं, उन्होंने कहा, और एक शानदार डायमंड नेकलेस लियाना के हाथ में थमा दिया। शुक्रिया, लियाना ने सिर झुका लिया। अंत में अब्बू जान यानी अफरोज साहब ने एक डिब्बा आगे बढ़ाया, उसमें एक डायमंड का कंगन था। उन्होंने बस इतना कहा, शादी का रिश्ता निभाना आसान नहीं होता, ये सिर्फ शुरुआत है। लियाना ने कंगन लिया लेकिन पहनने की कोशिश नहीं की, उसने महसूस किया कि ये तोहफा भी शायद एक इम्तिहान है। ज़ियान, वो तो खामोशी से सिर्फ खाना खाता रहा, कोई तोहफा नहीं, कोई मुस्कान नहीं। उसके चेहरे पर वही सख्त मुखौटा था जो लियाना को समझ नहीं आता था। शायद वो भूल ही गया था कि आज की यह रस्म उसके लिए कितनी अहम थी, या शायद जानबूझकर भूल गया था। डाइनिंग टेबल से उठने के बाद लियाना वापस अपने कमरे में गई। उसने सब तोहफे अलमारी में सहेजकर रख दिए, मगर उस डायमंड कंगन को हाथ में लेते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। सब कुछ मिल गया, उसने बुदबुदाते हुए कहा, सिवाय अपने शौहर की मोहब्बत के। कमरे में दाखिल होते ही लियाना ने दरवाज़ा बंद किया और एक गहरी सांस ली, जैसे दिन भर की थकावट और भावनाओं का बोझ उसके सीने पर पत्थर बनकर रख दिया गया हो। उसके हाथ अब भी भारी लग रहे थे, शायद उन तोहफों की वजह से नहीं, बल्कि उन उम्मीदों की वजह से जो तोहफों की तरह खाली निकलीं। वो धीरे धीरे अलमारी के पास गई और चुपचाप सब गहने उतारकर तय करके कपड़ों के साथ रख दिए। वो हीरा जड़ा हार जो बुआ जान ने ना चाहते हुए दिया था, वो कंगन जो उसके ससुर ने दिया लेकिन बिना अपनत्व के, और ज़ियान, उसने तो कुछ भी नहीं दिया, ना कोई शब्द, ना कोई मुस्कान, ना कोई नज़र। लियाना आईने के सामने खड़ी हुई, अपने चेहरे को देखा। क्या कमी रह गई मुझमें? उसने खुद से सवाल किया। वो बिस्तर पर बैठ गई और उसकी आंखें खुद ब खुद भीगने लगीं। जुबां खामोश थी लेकिन दिल में तूफान था। क्या वो मुझसे नफरत करता है, या फिर ये रिश्ता उसके लिए सिर्फ एक मजबूरी है? वो याद करने लगी सुबह का वक्त जब ज़ियान ने उसके हाथ थामे थे, जब उसके कटे हुए हाथ की बूंदों से बिस्तर पर खून फैलाया था, ताकि दुनिया को लगे कि इस रिश्ते में कुछ आगे बढ़ा है। क्या उस वक्त भी बस एक दिखावा था? क्या मैं उसके लिए सिर्फ एक वादा हूँ जो उसने अब्बा से किया था, एक बोझ? पर फिर उसके दिमाग में एक और बात आई। लेकिन आज सुबह जब उसने मेरे हाथ पकड़े थे, जब उसने मुझे रोका था दरवाज़ा खोलने से, उसने मुझसे कहा था कि इस घर में बहुत साजिशें होती हैं, उसने मुझे बचाया था। वो पल कुछ अलग था। उस पल में ज़ियान की आंखों में जो फिक्र थी, वो झूठी नहीं थी। उस स्पर्श में जो गर्मी थी, वो बनावटी नहीं थी। क्या वो सब सिर्फ एक लम्हे की जिम्मेदारी थी, या फिर कहीं दिल के किसी कोने में उसे मेरा ख्याल भी है? उसका दिल बहुत उलझ गया था, एक तरफ ज़ियान की बेरुखी, दूसरी तरफ उसकी खामोश हिफाजत। लियाना धीरे से बिस्तर के सिरहाने बैठ गई, जहां सुबह ज़ियान ने खून की बूंदें गिराई थीं। वो चादर पर उंगलियों से उस निशान को महसूस करने लगी। किसी और ने आज मेरा साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि बुआ जान ने मेरा मजाक उड़ाया, पर उसने मुझे उनके सामने गिरने नहीं दिया। क्या ये सिर्फ एक औपचारिकता थी या फिर कुछ और? उसकी आंखें बंद हो गईं और ज़ियान का चेहरा सामने आने लगा, गंभीर, शांत, लेकिन कहीं गहराई में बहुत कुछ छुपाए हुए। अगर वो मुझसे कुछ महसूस नहीं करता, तो क्यों सुबह इतना कुछ किया? क्यों मेरी इज्जत को अपनी चुप्पी से ढक लिया? एक आंसू उसकी पलकों से लुढ़ककर उसके हाथ पर गिरा। शायद वो मुझे पसंद नहीं करता, शायद ये रिश्ता निभा रहा है सिर्फ अपने अब्बा के नाम की वजह से, लेकिन फिर भी मैंने आज जो सन्नाटा उसकी आंखों में देखा, उसमें दर्द भी था, शायद वो खुद भी उलझा हुआ है। वो सोचती रही, बस सोचती रही, एक कमरे में अकेले। बाहर हवेली की दीवारें ऊंची थीं, पर उसके दिल में उठती दीवारें उससे भी ऊंची लग रही थीं। लियाना तकिए पर सिर रखकर लेट गई,
लेकिन नींद उसके पास नहीं आई। हर करवट पर ज़ियान की एक नज़र, एक चुप्पी, एक बेरुखी और एक दबी हुई मोहब्बत याद आती रही। काश वो एक बार मुझसे साफ साफ कह दे कि मैं उसकी क्या लगती हूँ। अध्याय 10 हवेली में साजिश का साया। शाम के वक्त हवेली की फिजा में हल्की सी ठंडक घुल चुकी थी। पुराने फर्श पर धीमी रफ्तार से चलती हवा जैसे आने वाले तूफान की आहट दे रही थी। ज़ियान अभी तक वापस नहीं आया था, लेकिन हवेली के हॉल में अम्मी जान, बुआ जान, छोटे भाई आकिब और आतिफ बैठकर चाय पी रहे थे। माहौल शांत था। लियाना आज सुबह की पहली रसोई के बाद से सबका ध्यान खींच चुकी थी। अपनी नरमी, तहज़ीब और संकोच से उसने घर के हर सदस्य को अपनेपन का एहसास कराया था। आज शाम उसने फिर से खुद से ही सबके लिए चाय बनाने की जिद की। अम्मी जान ने मना किया, लेकिन उसने मुस्कराकर कहा, यह मेरा फर्ज है और मुझे खुशी मिलती है आप सबके लिए कुछ करके। लियाना ने अदरक इलायची वाली गर्म चाय बनाकर एक एक कर सबको हॉल में पहुंचाए। उसने चुपचाप सबके पास जाकर कप रखा, सिर झुकाया और वापस जाने ही वाली थी कि अचानक हवेली के बड़े मुख्य दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज़ आई। दरवाज़ा पूरी ताकत से खुला और भीतर दाखिल हुए दो नए चेहरे, एक लड़का और एक लड़की। लड़का करीब 28 साल का था, लंबे कद का, आंखों में तेज, पर वो तेज जो भरोसा नहीं, डर पैदा करे। उसका नाम था आहिल, बुआ जान का इकलौता बेटा। उसके साथ थी उसकी बहन हिबा, जो दिखने में सीधी सादी थी पर आंखों में चालाकी और घमंड साफ झलक रहा था। बुआ जान की आंखों में चमक आ गई जैसे उन्होंने जिन दो लोगों को बुलाया था, वो अपने काम के लिए सही वक्त पर पहुंच चुके हों। वो जल्दी से उठी और लपक कर बोली, आहिल बेटा, हिबा बिटिया, तुम लोग आ ही गए। देखो कौन आया है हमारे घर। ज़ियान की बीवी, लियाना। लियाना ने झुककर सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम। हिबा ने नाक चढ़ाकर जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम। आहिल ने चाय का कप पकड़ते हुए लियाना को ऊपर से नीचे तक इस नज़र से देखा जैसे कोई चीज़ तौल रहा हो। उसकी निगाहें बेहयाई से भरी थीं। लियाना को बहुत असहज महसूस हुआ। वो झट से मुड़ गई और रसोई की तरफ बढ़ने लगी। बुआ जान ने मुस्कराकर दोनों से कहा, अब तुम दोनों कुछ दिन यहीं रहो। इस हवेली को तुम्हारी जरूरत है। अम्मी जान ने हैरानी से पूछा, बिना खबर के अचानक कैसे चले आए तुम लोग? बुआ जान बात टालते हुए बोली, बस मन किया मिलने का, बहुत दिन हो गए थे। हवेली भी सुनी सुनी सी लग रही थी। अम्मी जान ने गहरी निगाह से बुआ जान को देखा, जैसे कुछ समझ गई हों, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उधर लियाना रसोई में खड़ी कांप रही थी। आहिल की नजरें आज भी उसे परेशान कर रही थीं। उसकी निगाहों में गंदगी थी और बुआ जान का व्यवहार अब साफ लगने लगा था कि उनके मन में उसके लिए अपनापन नहीं, कोई और ही चाल है। रात के खाने पर सब एक साथ बैठे थे। ज़ियान अब तक नहीं लौटा था। आहिल जानबूझकर लियाना के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। हिबा ने खाना खाते खाते तीखे तंज कसने शुरू कर दिए। वैसे भाभी जान, सुना है आप बहुत सीधी हैं, इतनी सीधी कि हवेली के रिवाजों का भी ख्याल नहीं रखा आपने। लियाना ने विनम्रता से सिर झुका लिया। अम्मी जान ने हिबा को घूरा। हिबा, ये कैसी बात कर रही हो? हिबा ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, मैं तो बस मजाक कर रही थी अम्मी जान। पर लियाना समझ चुकी थी हवेली में अब कुछ भी वैसा नहीं था जैसा सुबह तक लग रहा था। बुआ जान की साजिश का पहला चेहरा आज शाम सामने आ चुका था। उनकी योजना साफ थी, आहिल और हिबा के जरिए लियाना को हवेली से निकाल बाहर करना या उससे ज़ियान को अलग करवा देना। रात में जब सब सोने चले गए तो लियाना अपनी कोठरी में अकेली बैठकर सोचने लगी, क्या यही मेरी नई जिंदगी है? क्या अब हर रोज अपमान, डर और चालों से लड़ना होगा? उसने कुरान का एक पन्ना खोला और धीमी आवाज में तिलावत करने लगी। उसका दिल डर से भरा हुआ था, लेकिन उसका ईमान मजबूत था। उसे यकीन था, ज़ियान एक ना एक दिन सब समझेगा। पर बुआ जान के इरादे तेज थे। उन्होंने अब तय कर लिया था कि लियाना को इस घर से या तो तलाक दिलवा कर निकाला जाएगा या फिर उसे इस कदर तोड़ा जाएगा कि वो खुद ही भाग जाए। आहिल की नजरें अब रोज लियाना का पीछा करेगी
और हेबा हर रोज उसे अपमानित करने की कोशिश करेगी। और ज़ियान, वो अब भी बेखबर था हवेली में उठते इस तूफान से। अध्याय 6।